नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। कंपनी से बात कर रहे हैं ना, तो कौन आपको सी कंपनी से? ऐसे हवा में बोल दिया मैं कंपनी से बात कर रहा हूँ और हो गया। तो आपको क्या मैं बोलूँ मैं तुम्हारी माँ का यार बात कर रहा हूँ तो तुम मेरे को बाप बोलोगे? बच्चे बच्चे को पता है कि तुम थर्ड पार्टी हो। यू आर ए थर्ड पार्टी एजेंसी। आप एक कॉल सेंटर में बैठे हो हेडसेट लगा के डायलर में लॉगिन करके आप कॉल्स वगैरह ले रहे हो, आउटबाउंड कॉल्स, राइट? और तो मुझे ये जानना है कि तुम्हारा क्वालिटी वाला क्या कर रहा है, लौंडियाबाजी कर रहा है फ्लोर पे। उसको पता नहीं कि एजेंट किस तरीके से कॉल ले रहा है। अच्छा टीएल क्या कर रहा है? टीएल टीएल बैठा नहीं है। टीएल का काम होता है एजेंट अगर कोई कॉल ले रहा है तो उसका कॉल लाइव बार्स करके सुने और उसमें क्या गलतियां है, क्या रिबटल्स है, एजेंट को बताया जाए ताकि एजेंट गलती ना करे, एजेंट प्रोडक्ट नॉलेज जो है अपना लूज ना करे, एजेंट स्क्रिप्ट से बाहर ना जाए। टीएल क्या कर रहा है? क्वालिटी वाला क्या कर रहा है? ट्रेनर क्या कर रहा है? हाँ, सब फ्री फंड की सैलरी ले रहे हो। सर, अगर आप जॉबलेस हो ना तो आप बताइए, मैं यहाँ बात करता हूँ आपके लिए। अब ऐसा लग रहा है। दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें रिकवरी एजेंट की बजाओ। नमस्कार दोस्तों, दिस साइड एलन, बाप ऑफ रिकवरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो में जो कॉल रिकॉर्डिंग मैंने अटैच करी है, दिस कॉल बिलोंग्स टू वन ऑफ आवर मेंबर जिन्होंने हमारी पेड सर्विसेज वगैरह ली हुई है और हमारी पेड सर्विसेज में कॉल फॉरवर्डिंग वगैरह भी इन्वॉल्व रहती हैं। तो रिकवरी एजेंट्स के, कलेक्शन एजेंसीज के जो भी कॉल्स आते हैं, सो वी आर दी वन हु आंसर ऑल द कॉल्स। ठीक है, तो ये कॉल पे आपको बट ऑब्वियस मेरी आवाज़ सुनने को मिलेगी। एंड जो रिकवरी एजेंट से मैंने कम्युनिकेशन किया है ये कॉल पे, उसमें मैंने इंटीग्रेटेड कुछ प्रोसीजर्स रहते हैं कॉल सेंटर एंड रिकवरी एजेंसीज के, उसके बारे में बात किया है। कुछ कोड वर्ड्स एंड स्लैंग्स होते हैं, उसके बारे में बात किया है। कुछ मैंने ऐसे वर्डिंग्स का यूज़ किया है जो जनरल पब्लिक को नहीं समझ में आएगा। जिसने कॉल सेंटर में काम किया है, रिकवरी एजेंसीज में काम किया है, बैंकिंग प्रोसेस में काम किया है, वही समझ सकता है। एवं कोई भी नहीं समझ पाएगा। बट नो इश्यूज, मैं आपको डिटेल में सारी जानकारी दूंगा ताकि आपका नॉलेज गेन हो सके एंड आप जो है फर्दर अपने कॉल्स पे आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। ओके, और कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं दोस्तों जो मुझे डिस्कस करना है आपसे इन टर्म्स ऑफ लिटिगेशन एंड लीगल प्रोसेसेस। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमारा चैनल जो है इट इज़ ऑल अबाउट डिफॉल्टर्स। ठीक है, जो भी कस्टमर डिफॉल्ट कर गए हैं, क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड नहीं भर पा रहे हैं, वो हमारी वीडियोस वगैरह वॉच आउट करते हैं। ठीक है, ताकि वो अपने डिप्रेशन फ्री रह पाएँ और वो नॉलेज अपना गेन कर पाएँ ताकि वो भी आगे सेम इंप्लीमेंट करें जो भी उनको कॉल्स वगैरह हैं उस पर। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो मेन क्वेश्चन रहता है ना, वो रहता है लीगल का, लिटिगेशन का। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखो, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस एंड मैंने सेम बैंकिंग डोमेन में काम किया हुआ है। मैं आईडीएफसी में आरएम भी रह चुका हूँ एंड मैंने कलेक्शन एजेंसीज एंड कॉल सेंटर में बहुत काम किया है, अप्रॉक्सीमेटली 4-5 साल। ठीक है, मैंने कलेक्शन एजेंसीज में भी काम किया है, रिकवरी प्रोसेस में काम किया है, बैंकिंग प्रोसेस में काम किया है, सेल्स में काम किया है, कस्टमर सर्विस में काम किया है, हार्ड कोर एंड टू एंड सेल्स में काम किया है, डोमेस्टिक में काम किया है, सोशल मीडिया टीम में काम किया है, इंटरनेशनल प्रोसेस में काम किया है। बहुत काम किया है मैंने इसमें, मैं बहुत फेमिलियर हूँ ये सब चीज़ों से। एंड इवन मेरा खुद का पर्सनल डिफॉल्ट है, 3-4 साल से पेंडेंसी में पड़े मेरे खुद के पर्सनल केस। अब तक कोई लीगल नहीं हुआ भाई, घंटा भी लिटिगेशन में नहीं गया मेरे को कोई लेके बैंक आज तक। ठीक है, अभी लिटिगेशन में कस्टमर चला जाता है ना, उसका रीज़न होता है बीइंग अनरिस्पॉन्सिव। मैंने ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स देखे हैं जो 3-3, 4-4 महीने से बैंकों का कॉल ही नहीं उठाते, सिम तोड़ के फेंक दिए, एड्रेस चेंज कर दिया है, ईमेल आ रहा है उसका रिस्पॉन्स नहीं है, और नोटिस वगैरह वगैरह आ रहे हैं उसका रिस्पॉन्स नहीं है, बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव। देखो भाई, ऐसा अगर करोगे ना, जब आपका फीडबैक ही नहीं रहेगा बैंक के पास, तो बैंक को पता नहीं लगेगा ना कि ये फर्दर ये केस में क्या होने वाला है, हमको मैन पावर लगाना है या डायरेक्ट कोर्ट का समन भिजवाना है कस्टमर को। समझ रहे हो मेरी बात को? एड्रेस चेंज कर दिया आपने, वो चलता है, लेकिन आपको एटलीस्ट कॉल्स वगैरह प्रॉपर उठा के आपको बात करना है, कम्युनिकेट करना है। नोटिस वगैरह अगर आपको आ रहे हैं उसका आपको रिप्लाई देना है, ईमेल्स वगैरह आ रहा है अगर आपको, उसका आपको रिप्लाई देना है। ठीक है, आपको रिस्पॉन्सिव बनना है, तभी बैंक को समझ में आएगा कि कस्टमर का ये कंडीशन है, इसीलिए पैसा नहीं पे कर रहा है कस्टमर, और फर्दर कस्टमर ये केस को सेटल करेगा या फोरक्लोज करेगा। समझ रहे हो? और मैंने बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे चैनल्स भी देखे जो डायरेक्टली आपको अपफ्रंटली बोल रहे हैं, सब गलत जानकारी दे रहे हैं कि तुम सिम तोड़ के फेंक दो, नोटिस आए फाड़ के फेंक दो, हाँ, ईमेल आए उसको मत देखो। हाँ भाई, बिल्कुल गलत नॉलेज है, बिल्कुल उसको फॉलो मत करना। आपको सुन के लगेगा अरे यार सर ने तो बहुत बढ़िया बातें बोली, फुद्दू बनाने के काम है और कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, कोर्ट का समन आ जाएगा अगर रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो बैंक को आप। ओके, आपको प्रॉपर कॉल का रिस्पॉन्स करना है, प्रॉपर ईमेल का रिस्पॉन्स करना है,
नोटिस आए उसका भी रिस्पॉन्स करना है। अगर आप नहीं कर सक रहे हो तो हमने ऑलरेडी आपके लिए पूरा समाधान निकाल के रखा है आपके लिए। अगर आप नहीं कर सकते आप कॉल फॉरवर्डिंग ले सकते हो। अगर आप ईमेल का रिप्लाई नहीं दे पा रहे हमारे से ईमेल का टेम्पलेट आप ले सकते हो। अगर आप नोटिस का रिप्लाई नहीं दे पा रहे नोटिस वेरीफाई करवा के हमसे अगर रिप्लाई की जरूरत है तो नोटिस का रिप्लाई भी आप हमारे से बनवा सकते हो। तो सारी चीजें आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है। ओके, अगर आप नहीं कर सकते तो। और एक बात दोस्तों, बहुत सारे कस्टमर जो है ना नोटिस वगैरह का रिप्लाई देने के लिए एडवोकेट वगैरह को हायर कर रहे हैं। जैसे डिमांड नोटिस है, लोन रिकॉल नोटिस है, आर्बिट्रेशन नोटिस है, अंडर सेक्शन 25 का नोटिस है, अंडर सेक्शन 138 एनआई का नोटिस है, लीगल नोटिस है, कॉन्सिलिएशन नोटिस है, डनिंग नोटिस है, अलग अलग प्रकार के नोटिस हैं। उसके नोटिस के रिप्लाई के लिए कस्टमर्स जो है एडवोकेट के पास रीच आउट कर रहे हैं कि सर आप हमको इसका रिप्लाई बना के दो। ठीक है, वेल एंड गुड, आपकी मर्जी, आप करना है आप करो, लेकिन मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा हूँ। जब भी आप किसी एडवोकेट से रिप्लाई बनवाते हो, एडवोकेट अपने लेटर हेड पे आपको रिप्लाई बना के देता है ना कि आप ये बैंक को आगे फॉरवर्ड करो, या अपने ईमेल आईडी से एडवोकेट फॉरवर्ड करता है। तो यहाँ पे बैंक अपना कॉमन सेंस लगाता है। पता है क्या, बैंक का अपना कॉमन सेंस ये रहता है कि अगर कस्टमर नोटिस का रिप्लाई करवाने के लिए एडवोकेट को हायर कर रहा है, एडवोकेट की फीस एंड चार्जेस पे कर रहा है, तो वही पैसा वो हमारे को स्टैब अमाउंट एंड मिनिमम अमाउंट पे क्यों नहीं दे रहा है? तो इसका मतलब कस्टमर जो फाइनेंशियल कंडीशन का रोना रो रहा है, कस्टमर का फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है इसका मतलब, क्योंकि कस्टमर एडवोकेट को तो चार्जेस बराबर पे कर रहा है। एडवोकेट का मिनिमम चार्जेस ही 2-3 हज़ार रुपये होता है, वहां पे कर रहा है, लेकिन हमें नहीं पे कर रहा है। समझ रहे हो, ये मिसकम्युनिकेशन हो जाती है आपके केस पे। तो मेरा यही बोलना रहेगा कि एडवोकेट का इन्वॉल्वमेंट आप जब भी करो, अगर बाई चांस आपके ऊपर कोर्ट का समन आ गया तो कोर्ट में अपीयर होने के लिए आपको अधिवक्ता की जरूरत पड़ेगी, देन इट इज ओके टू हायर एडवोकेट। अनटिल एंड अनलेस आपको जरूरत नहीं है, आपका केस उल्टा और खराब होएगा और कुछ नहीं होएगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कॉल के रिगार्डिंग। दोस्तों जो ये कॉल है, ये कॉल पे मैंने काफ़ी सारे वर्डिंग्स से यूज़ किया है, जिसमें बहुत इंटरनल प्रोसीजर्स हैं रिकवरी एजेंसीज के कॉल सेंटर के। तो इसमें मैंने सबसे पहला जो वर्ड यूज़ किया है आउटबाउंड कॉल्स। आउटबाउंड कॉल्स क्या होता है दोस्तों? आउटबाउंड कॉल्स ये होता है जब मैनुअली डायल होता है ना आपका नंबर, उसको बोलते हैं आउटबाउंड कॉलिंग। आपका जो डेटा होता है बैंक के द्वारा जब रिकवरी एजेंसीज को फॉरवर्ड किया जाता है, तो आपका डेटा मैप किया जाता है डायलर में। डायलर में आपका डेटा जब मैप करता है ना टीएल, तो आपका नंबर डायल करता है डायलर मैनुअली, जिसको बोलते हैं आउटबाउंड कॉल। और जो डायलर पे रिकवरी एजेंट लॉगिन करके बैठा है उसको आपका कॉल हिट होता है एंड फिर वो आपसे बात करता है। तो रिकवरी एजेंट जो प्रोसेस में, कलेक्शन प्रोसेस में काम करते हैं, उसको हम आउटबाउंड प्रोसेस भी बोलते हैं, आउटबाउंड कॉलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो डायलर एंड सीआरएम की हम बात करते हैं ना दोस्तों, डायलर और सीआरएम वो होता है जिसमें आपकी डिटेल एंड आपका डेटा फील्ड रहता है। आपका जो भी डेटा है, आपका नाम है, नंबर है, एड्रेस है, कार्ड डिटेल है, लोन अकाउंट डिटेल है, आउटस्टैंडिंग है, सारी आपकी डेटा डिटेल जो है डायलर एंड सीआरएम में होती है। सीआरएम का जो फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है। और दूसरे मैंने एक और बात करी है इसमें, क्वालिटी एनालिस्ट के बारे में बात करिए, टीम लीडर के बारे में बात करिए, ट्रेनर के बारे में बात करिए। ठीक है, देखो क्वालिटी एनालिस्ट हर रिकवरी एजेंसीज एंड कॉल सेंटर में रहता है। क्वालिटी एनालिस्ट का काम रहता है कि आपके कॉल क्वालिटी को चेक करना, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। मोस्टली रिकवरी एजेंसीज में रिकवरी एजेंट तो अल्लड़ पल्लड़ बात करते हैं, कस्टमर को गाली गलौज करते हैं, लेकिन जो क्वालिटी एनालिस्ट रहता है ना, वो जो क्लाइंट रहता है, जो बैंकर रहता है ना, जो बैंकर होता है वो उसको क्लाइंट बोलते हैं। ठीक है, बैंकर को वो लोग कुछ भी जो है एक ऐसी 2-3 कॉल रिकॉर्डिंग भेज देते हैं कि देखो हमारा एजेंट बहुत बढ़िया तरीके से बात कर रहा है, ऑल गाइडलाइन फॉलो करके। तो ये क्वालिटी एनालिस्ट का इतना ही काम रहता है, कॉल क्वालिटी को चेक करना, दैट्स इट। ठीक है, और कुछ एजेंसीज रहती हैं, जैसे बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज रहती हैं, जैसे एक्सेंचर हुआ, टेली परफॉर्मेंस हुआ, कॉग्निजेंट हुआ, और भी बहुत सारी एजेंसी, कंसेंट्रिक्स हुआ। ठीक है, ये बड़ी बड़ी जो एजेंसीज रहती है ना, टीसीएस हुआ, तो यहाँ पे कॉल क्वालिटी जो रहती है, क्वालिटी एनालिस्ट जो रहते हैं, वो लोग प्रॉपर तरीके से फेटल भी देते हैं रिकवरी एजेंट को। अगर ये लोग बिल्कुल भी गलती करते हैं ना कॉल पे, तो इनको प्रॉपर फेटल भी मिलता है। ठीक है दोस्तों, और मैंने एक और चीज बात करी है कि टीएल तेरा लाइव बार्ज कॉल लाइव बार्ज करके सुनता नहीं है क्या? देखो दोस्तों, जो फ्लोर रहता है ना, जो ऑफिस रहता है ना रिकवरी एजेंसी, जो कॉल सेंटर का, इसमें टीम लीडर का काम जो रहता है वो ये रहता है कि सारे एजेंट्स पे नजर रखे। ठीक है, और जो डायलर्स पे लॉगिन करके एजेंट बैठे होते हैं ना, वो डायलर का मेन जो सोर्स होता है ना, एडमिन पैनल, जिसको सी पैनल बोलते हैं, कंट्रोल पैनल, वो रहता है टीम लीडर के पास। तो टीम लीडर अगर किसी भी एजेंट का कॉल देखेगा ना, इसका कॉल ज्यादा टॉक टाइम से चल रहा है, कस्टमर से क्या बातें कर रहा है, कस्टमर के जो है एजेंट की कॉल को लाइव बार्ज करके टीएल सुनता भी है एजेंट्स के कॉल, कि ये प्रॉपर जो है बात कर रहा है, कन्विंस कर रहा है कस्टमर को या नहीं कर रहा है। और दूसरा मैंने बोला है ट्रेनर के बारे में बोला है, ट्रेनर। देखो दोस्तों, हर एक रिकवरी एजेंसी में ट्रेनर रहता है। अभी ट्रेनर का काम ये रहता है कि जो न्यू हायरिंग होती है ना एजेंट्स की, उनको प्रोडक्ट नॉलेज देना, उनको कलेक्शन की नॉलेज के बारे में बताना, और 7 से 15 दिन की ट्रेनिंग देना। उसके बाद में उनका सर्टिफिकेशन होता है एक सारे एजेंट्स का। ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेशन में इनका एक मॉक कॉल होता है। मॉक कॉल में बैंकर जो होता है क्लाइंट, उसके साथ भी मॉक कॉल होता है, या तो फिर टीम लीडर के साथ मॉक कॉल होता है। मॉक कॉल में अगर इनको पास कर देते हैं तो फिर इनका सर्टिफिकेशन क्लियर हो गया, ये लोग जो है कल से या सेम डे से इनको कॉल पे बिठा दिया जाता है। ठीक है,
ट्रेनर का ये काम होता है। उसके बाद मैंने टॉक टाइम के बारे में बताया है, डायलॉग्स के बारे में बताया है। टॉक टाइम का मतलब जो एजेंट होते हैं उनको 4-5 घंटे का डेली जो है टॉक टाइम का टारगेट रहता है, और डायलॉग्स का मतलब इन्होंने कितने कॉल लिए, एजेंट कितने कॉल लेता है, इनको 200 300 400 कॉल का डेली इनको टारगेट रहता है कि इतने कॉल इनको लेने ही लेने हैं, ठीक है। और उसके बारे में मैंने एक और चीज़ के बारे में बोला है, डिस्पोजिशन एंड सब डिस्पोजिशन। दोस्तों डिस्पोजिशन ये होता है, जैसे हम एजेंट को बोलते हैं ना आरटीपी डाल दे, कॉल बैक डाल दे, ठीक है। तो जब भी एजेंट आपसे बात करता है, कॉल को हैंग अप करने के बाद वो डिस्पोज करता है कॉल को, तो पहला होता है डिस्पोजिशन। सपोज अगर डिस्पोजिशन में एजेंट ने डाला आरटीपी, तो उसके बाद में उसको सब डिस्पोजिशन पे जाना है। सब डिस्पोजिशन में वो डाल देगा, आरटीपी के बाद सब डिस्पोजिशन में होता है डेथ केस हो सकता है, फंड इशू हो सकता है, इंटेंशन इशू भी होता है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, बिजनेस लॉस, वो जो भी यहाँ पे रीजन वो लिख देगा। सब डिस्पोजिशन में ड्रॉप डाउन होता है, ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट कर लेता है, फिर उसके बाद में वो रिमार्क में अपना जो भी कॉल पे बातचीत हुई है वो भी डाल देता है, ठीक है। और मैंने और भी चीज़ें बोली इसमें, कन्विंसिंग स्किल्स और रिबटल। देखो क्या होता है ना दोस्तों, जब भी आपको रिकवरी एजेंट का कॉल आता है तो ये आपको छोड़ते नहीं है, बकचोदी करते ही रहते हैं, सर पेमेंट दो ना, करवाओ ना, ये करो ना, वो करो ना। तो इनको ना कन्विंसिंग स्किल्स होना बहुत जरूरी है कॉल पे। इनको कन्विंस करते ही रहना पड़ता है कस्टमर को, हालांकि इनके पास कोई स्किल्स नहीं होती है कन्विंसिंग की, ये कुत्ते की तरह पीछे पड़ जाते हैं कस्टमर के, तो ये इरिटेट करते हैं एक तरीके से कस्टमर को। बाकी इनको कन्विंसिंग करते ही रहना है कस्टमर को, अगर नहीं करेंगे तो इनको क्वालिटी वाला पकड़ के पेलेगा, समझे। और एक और चीज़ का मैंने वर्ड का यूज़ किया जिसको बोलते हैं रिबटल। रिबटल का मतलब ये होता है दोस्तों, अगर आप रिकवरी एजेंट को कोई भी सवाल या कुछ भी बात करोगे तो वो उसका अगर आपको काउंटर जवाब दे रहा है तो उसको कॉल सेंटर की भाषा में रिबटल बोलते हैं, REBUTTAL, ठीक है। उसके बाद में मैंने एक और वर्ड का यूज़ किया था, रोटेशनल शिफ्ट। दोस्तों रोटेशनल शिफ्ट का ये मतलब होता है, आपको संडे को भी रिकवरी एजेंसी और एजेंट्स के जो कॉल्स आते हैं ना, वो रोटेशनल शिफ्ट के कारण आते हैं, क्योंकि सारी एजेंसीज एजेंट को रोटेशनल शिफ्ट पे हायरिंग करती है। अगर एक एजेंसी में 20 एजेंट बैठे हैं ना, तो 10 संडे को छुट्टी लेंगे और बाकी के 10 संडे को लॉगिन करेंगे, और जिन्होंने संडे को लॉगिन किया है वो लोग अगले दिन यानी मंडे या ट्यूसडे को उनको छुट्टी मिल जाएगी। ऐसा होता है, जिसको बोलते हैं रोटेशनल शिफ्ट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में मैंने वीक ऑफ के बारे में बात करी है। वीक ऑफ तो नॉर्मल आपको पता है, जो छुट्टी वाला दिन होता है उसको वीक ऑफ बोलते हैं। मैंने ईएल के बारे में बात करी है, जिसको बोलते हैं अर्न लीव बोलते हैं, पीएल पेड लीव, कॉम्प ऑफ के बारे में बात करी है। दोस्तों ईएल का मतलब होता है अर्न लीव। अगर एजेंट बराबर जो है लॉगिन कर रहा है डेली आके, 4 5 6 महीना बराबर लॉगिन कर रहा है, एक भी छुट्टी नहीं ले रहा है, तो कुछ कोई एजेंसी में इनको अर्न लीव भी दी जाती है, जिनमें इनको पेड छुट्टी दी जाती है, जिनमें ये लोग यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में, अगर इनको कोई सर्कमस्टेंसेज है, इमरजेंसी है, तो ये उसका यूज़ कर सकते हैं, जिसपे इनको पेड लीव मिल जाती है, इनकी सैलरी नहीं कटती है, ठीक है। एक और मैंने वर्ड का यूज़ किया है, कॉम्प ऑफ। दोस्तों कॉम्प ऑफ का ये मतलब होता है, जब भी कोई एजेंट सपोज अपने वीक ऑफ वाले दिन, अपने छुट्टी वाले दिन या कोई नेशनल हॉलीडे वाले दिन आके अगर काम करता है तो उसको कॉम्प ऑफ मिल जाता है। मतलब अगर उसके एक हफ्ते में एक छुट्टी है ना, तो उसको 2 छुट्टी मिल जाएगी, इसका मतलब होता है कॉम्प ऑफ। बाकी ये हर एक एजेंसी ऑफर नहीं करती ईएल पीएल और कॉम्प ऑफ, ठीक है। इनको सिर्फ रोटेशनल शिफ्ट मिलता है संडे को, इसलिए इनको लॉगिन करवा दिया जाता है। बाकी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को कभी भी इनको छुट्टी दे दी जाती है। और मैंने बिल बताया, लैब बताया। बिल का मतलब होता है बिजनेस लोन, लैब का मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। और एक और मैंने वर्ड का यूज़ किया दोस्तों, जेएफएम रिकवरी एजेंट के लिए मैं बता रहा हूँ सबसे प्रेशराइज मोमेंट होता है इनके लिए जेएफएम, जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि बैंकों का फाइनेंशियल क्लोजिंग होता है और जेएफएम में रिकवरी एजेंट को कुत्ते की तरह प्रेशर होता है, ठीक है। और डीएनसी के बारे में बात करी मैंने, डो नॉट कॉल, और डीएनडी भी रहता है, डो नॉट डिस्टर्ब। और मैंने एक और चीज़ के बारे में बात करी है, डेटा चर्न। डेटा चर्न कौन करता है दोस्तों, रिकवरी एजेंसीज में टीम लीडर होता है ना, जो वो डेटा चर्न करता है। डेटा चर्न का मतलब होता है डेटा को रिफ्रेश करना। सपोज मान लो अगर रिकवरी एजेंट आके 9 बजे लॉगिन करके बैठ जाते कॉल सेंटर में, ठीक है। 9 बजे लॉगिन करने के बाद इनका 12 बजे टी ब्रेक होता है, ठीक है। अभी 9 से 12 में ये लोग जो भी कॉल्स लेते हैं ना, उसमें कुछ कुछ कॉल्स जो है नॉट कनेक्टेड होते हैं, जैसे रिंगिंग हो गया, स्विच ऑफ हो गया, बिजी हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। तो वो जितने भी कॉल्स डिस्पोज करते हैं ना ये लोग नॉट कनेक्टेड में, उसको टीएल क्या करता है, डेटा को चर्न करता है, रिफ्रेश करता है, वो डेटा को वापस से डायलर में मैप करता है, ताकि 12 बजे बाद जब ये लोग 15 मिनट का टी ब्रेक लेके आए ना और कॉल पे लॉगिन करके बैठे, तो दोबारा से वो नॉट कनेक्टेड डेटा पे कॉल जाए, ठीक है दोस्तों। ये कुछ कुछ मैंने वर्डिंग्स का जो है यूज़ किया है, तो इसकी मैंने आपको डिटेल अपनी तरफ से डेफिनेशन भी बताया, ताकि आप लोग अगर आपको जरूरत पड़े तो आप लोग इसको यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप लोग दोस्तों पूरा कॉल सुनिए, अगर आपको अच्छा लगता है कॉल, हमारा एफर्ट अगर आपको अच्छा लगता है, जानकारी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो दोस्तों। अभी आपके लाइक एंड कमेंट से फ़ायदा ये होगा कि यूट्यूब में हमारी वीडियो की रीच बढ़ेगी एंड रिकमेंडेशंस बढ़ेगी, जिससे आप जैसे हमारे जैसे और भी भाइयों तक की वीडियो पहुंचेगी, ठीक है। शेयर होगी वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी। बाकी वीडियो देखिए, थैंक यू सो मच। हेलो। हेलो। जी सतीश यादव बात कर रहे हो सर आप? कौन? डीएमआई से बात कर रहे हो सर? क्या नाम है तुम्हारा? जी नाम क्या है? सुफियान नाम है सर मेरा। पूरा नाम? सुफियान शेख। क्या काम है? सर आपका ईएमआई पेंडिंग था, इसके लिए मैंने आपको कॉल किया था। लोन अकाउंट नंबर क्या है पूरा? जी लोन अकाउंट नंबर क्या है पूरा?
लोन अकाउंट नंबर पूरा जो आपका DMI का लोन था वो है सर? क्या है लोन अकाउंट नंबर? आपके पास तो होगा ही ना? हाँ, आपके पास होगा ही, होगा। आपके पास नहीं है क्या? हमारे पास भी है। तो बताने में कोई अड़चन? तो आप वहाँ पे चेक कीजिए ना, आपको नहीं पता आपका लोन है तो? मेरे को आपको जानना है ना। मेरे से जानना है? बिल्कुल। क्यों, आपको तो पता होगा ना? मुझे तो पता है, मुझे वेरीफाई करना है, बताओ। वेरीफाई करना है आपको? व्हाई नॉट? बहुत सारी चीजें वेरीफाई करनी है, तुम तो लोन अकाउंट में ही फंस गए। जी, तो आप वेरीफाई करने के बाद पेमेंट करने वाले हैं सर आप? वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ये कॉल कैसा चलेगा। मीन्स? लोन अकाउंट नंबर बताओ। लोन अकाउंट नंबर आपका लीजिए, आप नोट डाउन कीजिए सर। DMI बतावा। 0074। इसका आउटस्टैंडिंग क्या है? इसके आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट है सर वो है 468269। और तुम थर्ड पार्टी हो कि DMI से उड़ा रही? डायरेक्ट DMI से बात कर रहा हूँ सर मैं। आपका ईमेल आईडी बता दो। जी? आप बैंकर हो? जी नहीं सर, मैं कलेक्शन तो आप डायरेक्ट DMI से कैसे होगा अगर बैंकर नहीं हो तो? DMI के कलेक्शन डिपार्टमेंट से हूँ सर। कलेक्शन डिपार्टमेंट नहीं होता है, या तो बैंकर होता है या थर्ड पार्टी होता है। कलेक्शन डिपार्टमेंट भी होता है सर। कलेक्शन डिपार्टमेंट नहीं होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है। अच्छा, आप मुझे कलेक्शन का क्या का अरे आप बैंकर हो क्या थर्ड पार्टी हो, उसका जवाब दो पहले। मैंने बोला मैं DMI फाइनेंस से कलेक्शन डिपार्टमेंट से कलेक्शन डिपार्टमेंट को मैं जानता ही नहीं, मैं तो जानता हूँ कि थर्ड पार्टी होगा या तो कोई बैंकर होगा। ऐसा नहीं होता है सर। ऐसा ही होता है भैया। सतीश जी, आप गलत समझ रहे हो। मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ, मैं बिल्कुल सटीक और सही उत्तर दे रहा हूँ। ओके। आप बैंकर हो कि थर्ड पार्टी हो? अगर आपको थर्ड पार्टी लग रहा हो तो बैंकर लग रहा हो, दोनों में भी आपको कंफर्टेबल हो आप वो समझ लीजिए। मुझे लगने से लगाने से कुछ मतलब नहीं है। अगर आप कुछ भी हो तो आपको उसका प्रमाण देना पड़ेगा ना। अगर आप बैंकर हो तो आपको DMI की ऑफिशियल डोमेन पे आपको ईमेल बना के दिया होगा आपके नाम के ऊपर DMI ने, एंड वी नीड दैट इन्फॉर्मेशन टू वेरीफाई दैट यू आर ए बैंकर। और अगर आप थर्ड पार्टी हो तो आपकी ऑथराइज एजेंसी का नाम लगेगा। अब आप डिसाइड करो आपके पास दोनों में से कौन सा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, तो वही बता दो। एज पर पॉलिसी हम लोग आपको ये सब डिटेल शेयर नहीं। एज पर पॉलिसी कोई भी पॉलिसी नहीं है। कहाँ है ये पॉलिसी मेंशन, बताओ। मैं भी पढ़ लेता हूँ, मेरी भी जानकारी जो है थोड़ी दुरुस्त हो जाएगी। बताओ ये पॉलिसी कहाँ मेंशन है? तो भी RBI ने बोला है? सुनिए मेरी बात। अरे आपकी बात मैं क्यों सुनूं? आपकी बात मैं क्यों सुनूं? अगर आप अपने आप को वेरीफाई नहीं कर पा रहे तो आपकी बात की आपसे बात करना भी बहुत, आपसे बात करना भी कठिन है। लोन को मारो गोली, लोन तो साइड में गया, लोन तो अलग चीज है। आप कौन हो? आपका क्या लेना देना है मेरे लोन अकाउंट से? मैं भरूं या नहीं भरूं या मैं उसमें आग लगा दूं? Who the hell are you? कंपनी से बात कर रहे हैं ना तो कौन सी कंपनी से? हवा में बोल दिया मैं कंपनी से बात कर रहा हूँ और हो गया। तो आपको क्या मैं बोलूं मैं तुम्हारी माँ का यार बात कर रहा हूँ तो तुम मेरे को बाप बोलोगे? बोलोगे बाप? मैंने आपको रॉन्ग वर्ड यूज नहीं किए सर। बोलो मेरे को बाप बोलो ना, मेरे को बाप बोलो। क्या हो गया अभी? गलत बात नहीं कर रहा यार, तुमने शुरुआत किया ना। शुरुआत तो तुमने किया है। तुम बोल रहे हो मैं कंपनी से बात कर रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी? और तुम बोल रहे हो पॉलिसी है कि हम कस्टमर को कोई डिटेल डिस्क्लोज नहीं कर सकते। व्हाट द हेल भाई, ये रब्बिश बात कर रहे हो। कहाँ है ये पॉलिसी? किसने बोला है ये पॉलिसी? किसने बनाया ये पॉलिसी? कहाँ मेंशन है? बताओ मुझे, बताओ, मैं अभी चेक करता हूँ। कर रहे हो सर? बताओ, आप कर रहे हो? बताओ क्या हो गया? कर रहा हूँ क्या मतलब? ये बताओ क्या होता है? मैंने आपको कलेक्शन के बारे में पूछा। बताओ कहाँ है पॉलिसी मेंशन कि तुम कस्टमर को कोई डिटेल डिस्क्लोज नहीं कर सकते? ये पॉलिसी कहाँ पे मेंशन है? बताओ। लोन के जो चाहिए ना, आपको जो लोन का चाहिए है ना, मैं वो लोन के सब डिटेल आपको दे। मुझे लोन की डिटेल तो मेरे पास भी है। लोन अकाउंट नंबर जान लिया, दैट इज इनफ। अभी तुम ये बताओ कि तुम कौन हो? तुम्हारे पास मेरी लोन अकाउंट की डिटेल, लोन अकाउंट नंबर आउटस्टैंडिंग आया कहाँ से?
तो DMI से बात करें तो हमारे पास ही होगा ना? हाँ, यही तो मेरा सवाल है। अगर तुम DMI से बात कर रहे हो तो DMI ने तुम्हारे को ईमेल आईडी दिया होगा अपने डोमेन पे बना के, एम्प्लॉय आईडी दिया होगा अगर आप बैंकर हो, अगर आप थर्ड पार्टी हो तो ऑथराइज एजेंसी दिया होगा आपको। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको वेरीफाई करना है टू प्रोसीड विद दिस कॉल। अगर आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो तो इसमें लूप होल आपकी तरफ से है, मेरी तरफ से नहीं है। मैं तो कॉल उठा के बात करने के लिए रेडी हूँ। अगर आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो तो आपकी समस्या, आप उसको सुधारो। अगर कस्टमर को आप अपनी डिटेल वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन नहीं कर सकते तो आपकी तरफ से लूप होल है, आप लैग कर रहे हो, मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ। अपनी डिटेल को वेरीफाई कराओ और बात करो, क्या दिक्कत है? कोई डर है क्या? चोरी करी है क्या? मैं चोरी करी है क्या आपने? ये काला धंधा करते हो, इलीगल कोई प्रैक्टिस करते हो जो अपनी डिटेल आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो। देखो मुझे भी पता है, बच्चे को पता है कि तुम हो थर्ड पार्टी, बच्चे को पता है कि तुम थर्ड पार्टी हो। यू आर ए थर्ड पार्टी एजेंसी। आप एक कॉल सेंटर में बैठे हो, हेडसेट लगा के डायलर में लॉगिन करके आप कॉल्स वगैरह ले रहे हो, आउटबाउंड कॉल्स, राइट? अच्छा, आप ऑथराइज एजेंसी हो और ऑथराइज एजेंसी को अगर DMI फाइनेंस अपनी ऑथराइज एजेंसी कॉल सेंटर कंसल्टेंसी BPOs में मेरा डेटा इन्फॉर्मेशन अगर भेज रहा है तो मेरा 100% मेरा अधिकार है कि मैं जानूं कि वो ऑथराइज एजेंसी का नाम क्या है। कल को मेरा डेटा का मिसयूज होगा तो उसकी जिम्मेदारी DMI लेगा या आपकी ऑथराइज एजेंसी लेगा? कौन लेगा बताओ? आप कौन लेगा? पैसा कौन लेगा? जिम्मेदारी कौन लेगा? डेटा मिसयूज होगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा? कौन लेगा? आप बोलने देंगे तो मैं आगे कौन लेगा? भाई तुम अगर अपने आप को वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारे को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम अपने आप को वेरीफाई और ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहे तो आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं आपकी जवाब देने के लिए रिलाई नहीं करता। एक ही शब्द बोलिए। अभी क्यों बोलूं मैं आपके बोलने पे? मैं एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द क्यों बोलूं? हु द हेल आर यू? हु द हेल आर यू भाई? हु द हेल आर यू? मैं आपके बोलने पे क्यों बोलूं? क्यों बोलूं मैं आपके बोलने पे? आपको मेरे बोलने पे बोलना है। कस्टमर जो है, कस्टमर बाप होता है, बाप। कस्टमर जो है बाप है तुम्हारा। कस्टमर की चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी। अगर कस्टमर तुमको सवाल कर रहा है तो तुमको कस्टमर को जो है आंसर करना है। इसी के लिए तुमको हेडसेट पहना के डायलर पे बिठाया है 15,000 रुपए सैलरी पे। और कस्टमर ने डिफॉल्ट किया है, इसलिए तुम हायरार्की पे आए हो कॉल सेंटर के। इसलिए तुम्हारे एजेंसी ओनर का घर चल रहा है, तुम्हारा घर चल रहा है। अच्छा। और अगर तुम इतनी सी छोटी सी चीज वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो तो लानत है तुम्हारे ऊपर। तुमको अभी लॉग आउट मार के घर चले जाना चाहिए। अच्छा, अभी लॉग आउट मारो और घर चले जाओ। अगर ऐसे काम करना है तो DMI फाइनेंस का प्रोडक्टिविटी तुम 0% पे ले आओगे, 0% पे। और तो मुझे ये जानना है कि तुम्हारा क्वालिटी वाला क्या कर रहा है, लौंडियाबाजी कर रहा है फ्लोर पे। उसको पता नहीं कि एजेंट किस तरीके से कॉल ले रहा है। अच्छा। TL क्या कर रहा है? TL बैठा नहीं है। TL का काम होता है एजेंट अगर कोई कॉल ले रहा है तो उसका कॉल लाइव बार्ज करके सुने और उसमें क्या गलतियां है, क्या रिबटल्स है, एजेंट को बताया जाए ताकि एजेंट गलती ना करे, एजेंट प्रोडक्ट नॉलेज जो है अपना लूज ना करे, एजेंट स्क्रिप्ट से बाहर ना जाए। TL क्या कर रहा है? क्वालिटी वाला क्या कर रहा है? ट्रेनर क्या कर रहा है? हाँ, सब फ्री फंड की सैलरी ले रहे हो और एजेंट और पूछ रहा है। एजेंट के पास कुछ बोलने कोई नहीं है। और आप मेरे को बोलने दोगे ना? अरे टेलीकॉलर भाई तू है, तू टेलीकॉलर है। 70% तेरे बोल रहने चाहिए कॉल पे। कस्टमर 90% बोल रहा है, तू 10% खाली और कर रहा है। कॉल सेंटर में तो आप काम करते हो और आपकी सैलरी 2-3 महीने से होल्ड पे, इसकी वजह से आप पैसे नहीं भर रहे हो। कॉल सेंटर में बेटा पापा ने ना 2014 पे मैंने सिस्टम पे हेडसेट ऐसे फेंक के मारा था और 2 लाफे मारा था TL को। और 2014 में कॉल सेंटर को बाय बाय करके चला गया था। ठीक है, 2014 में कॉल सेंटर को बाय बाय करके चला गया था। ऐसे हेडसेट मारा था सिस्टम के ऊपर, चल नहीं करने का काम मेरे को, हट। 2014 में 2014 में तो बच्चे हो अभी तुम मेरे सामने, दूध पीते, वो भी चने के भाव में बेच दूंगा मैं तुम्हारे को, वो भी बिना पुड़ी में बांधे, ऐसे ही मुट्ठी मुट्ठी में बेच दूंगा। सही बात है सर। बचकाने। हाँ सर, बोलिए ना, डर लग रहा है। क्या बोलूं अभी? अरे डर मत, कुछ नहीं करूंगा मैं।
डर मत, डर मत, डर डर के जिएगा, डर की जिंदगी होती है। डर की जिंदगी से अच्छा तो नपुंसक बन जाते यार। नहीं सॉरी सर, डर लग रहा है। डर की जिंदगी से अच्छा नपुंसक बन जाते। नपुंसक को तो इंसान देख के बोल देता, अरे यार ये तो मीठा है, ये तो बीच का है, हिजरा है, तो हिजरा, इससे तो वैसे भी मर्दानगी की उम्मीद नहीं रख सकते। अब मर्द बन के भी डर की जिंदगी जी रहे हो तो गलत है। नहीं अभी डर लग रहा तो है। लानत है तुम्हारे ऊपर। अगर तुम मर्द बिरादरी में पैदा होके डर रहे हो, मर्दानगी की श्रेणी में से बाहर आ जाना चाहिए, जनाना बन जाना चाहिए। आज से ही सलवार पहनना शुरू कर दो। हाँ आज से ही शुरू कर दो सलवार पहनना। हाँ सर। लेगिंग्स भी मिल जाएगी आपको बाजार में। सर जरूर। शर्म आ रही है क्या भाई, शर्म आ रही है? और डुक्कर की मोटी चमड़ी हो जाती है ना, डुक्कर की मोटी चमड़ी, हाँ, तो उसको भी ऐसी शर्म नहीं आती है। वो भी नाली में बैठता है पूरा दिन और खाता ही रहता है, खाता ही रहता है। उसकी भी शर्म और लाज सब चली जाती है। वैसे तो नहीं हो गए तुम? ये बात तो सही है आपकी। सही ऐसे ही हो गए हो क्या? नहीं, और कुछ आप बोलना चाहेंगे तो? नहीं, अरे वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है भाई, तुम कितना सुनना चाहोगे। नहीं अभी मैं तो फ्री हूँ, मैं तो फ्री हूँ। देखो मेरा जॉब लॉस है, मेरा बिजनेस रैम डाउन हुआ पड़ा है, ठीक है, मैं तो फ्री हूँ भाई। मैं तो टॉकेटिव इंसान हूँ, मेरे को तो बात करने में मजा आता है। डिपेंड तुम्हारे ऊपर करता है कि तुम कितना सुनना चाहोगे, क्योंकि तुम बैठे हो आउटबाउंड वाले प्रोसेस में। सुफियान, तुम बैठे हो आउटबाउंड प्रोसेस में, राइट? आउटबाउंड प्रोसेस में तुम्हारे को टॉक टाइम भी देना होता है, टॉक टाइम भी अचीव करना होता है, डायलॉग्स भी अचीव करना होता है, और पीटीपी और पेमेंट तो अलग चीज है, राइट? तो तुम बताओ, तुमको यही कॉल में अपना पूरा टॉक टाइम पूरा करना है या तुमको और भी डायलॉग्स भी बढ़ाने अपने लॉग आउट तक? वो तुम डिसाइड करो। मुझे और 2-3 बातें सुननी है आपसे अभी। बताओ किस टॉपिक पे सुननी है, बताओ। नहीं और तो तुम अपनी तरफ से मुझे कुछ और धमकी देना चाहते हो, डराना, जैसे रिकवरी वाले करते हैं ना, नॉर्मल रिकवरी वालों को जो बिहेवियर रहता है, डराना, धमकाना, अल्लड़ पल्लड़ बातें करना कस्टमर के साथ, तो करो तुम अपने जो भी तुम्हारे टेक्टिक से यूज करो। आई एम रेडी टू आंसर यू, नो प्रॉब्लम। नहीं है मेरी बात, अगर वैसा करना होता ना तो आपके पहले जब आपने मेरे को जो शब्द यूज किया ना। क्या शब्द यूज किया भाई? आपको नहीं पता आपने क्या शब्द यूज किया? मैंने तो कुछ गलत शब्द यूज ही नहीं किया, मैंने तो अपने अधिकारों का यूज किया है बस। वो अगर आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी, आई डोंट केयर। नहीं, आपने जो स्टार्टिंग में शब्द बोला ना। क्या बोला? क्या? रिमाइंड मी मैन, रिमाइंड करना तुम्हारा काम है। दीजिए, जाने दीजिए। रिकवरी एजेंट का काम है रिमाइंड करना। अब तुम पेमेंट तो वैसे भी नहीं निकाल पा रहे, तो और दूसरी चीजों के बारे में और दूसरी बातों के बारे में रिमाइंड कर लो। गालियों को तो रिमाइंड नहीं कर सकते ना। करो यार, करो भाई, करो। रिमाइंड करना है तुम्हारा काम है, आपका कोर जॉब है रिमाइंड करना। जाने दीजिए, बट जाने दीजिए। वही बोला मैंने। कहाँ जाने दीजिए? अभी आप बोल रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो बोलता ही रहूंगा भाई, मेरा काम है बोलना। अगर तुम मुझे कॉल करोगे तो सुनोगे ना भाई। अच्छा, जो मतलब अच्छा नहीं है यार, ये बुरा है। नहीं, जो अच्छे से बात करते हैं आप उनको भी ऐसा उल्टा बात करते हो मतलब। अच्छे से, मैंने भी अच्छे से बात की है ब्रो। हाँ, अगर मैंने अपने राइट्स, अपने अधिकारों का प्रैक्टिस किया है, वो अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैंने फिर बोला ना, मैं आई डोंट केयर एंड आई डोंट गिव अ डैम। मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरी वो तो एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि आपने मेरे को ये बोला, मैं कंपनी से बात कर रहा हूँ, ठीक है? नहीं तो अभी कोई भी मुंह उठा के बोलेगा कि मैं कंपनी से बात कर रहा हूँ, मैं फला फला कंपनी से बात कर रहा हूँ, तो ऐसे हवा में तो उसके क्लेम करने पे नहीं मानेगा ना कस्टमर। आपको प्रमाण देना है उस चीज का। कंपनी इसीलिए तो अपने एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय आईडी देती है, और बैंकिंग फील्ड में, फाइनेंस फील्ड में तो ईमेल आईडी देती है, नाम का बना के sufian.sheikh@dmifinance.in.com, जो भी आपका डोमेन है। दिस इज टू वेरीफाई कि आप कस्टमर को डिस्क्लोज करो, एंड कस्टमर विल फील फ्री कि हाँ, वो एक राइट पर्सन से, एक ऑथेंटिकेट पर्सन से बात कर रहा है। और ऑथराइज एजेंसी में भी केस एलोकेट इसीलिए करती है, और कस्टमर को मैसेज एंड ईमेल पे ऑथराइज एजेंसी का नाम, नंबर, एड्रेस इसीलिए भेजती है कि आप कॉल करके उसको वेरीफाई कराओ कि सर देखो, जो आपको कंपनी से मैसेज एंड ईमेल आया है वही एजेंसी से बात कर रहा हूँ और ये एजेंसी का नाम है। मैंने तो यही पूछा आपको, इसके अलावा तो मैंने आउट ऑफ द बॉक्स तो कुछ भी नहीं पूछा।
और उल्टा मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया ना, अगर आप कॉल करके कस्टमर को ये बोल रहे हो कि मैं कंपनी से बात कर रहा हूं, तो कस्टमर हवा में तो नहीं अज्यूम कर लेगा ना कि हाँ ये कंपनी से ही होगा। एम आई राइट? नहीं, क्योंकि आगे चल के आप कॉल पे अगर कुछ कस्टमर के साथ मिसबिहेव करते हो, गाली गलौज कर देते हो, और फिर कस्टमर ये कॉल रिकॉर्डिंग को एस्केलेट करता है अगर कंपनी में, तो कंपनी वाले जो ग्रेवेंस वाले बैठे हैं वो इसीलिए बैठे हैं कि वो आपके जो कंप्लेंट का जो प्रूफ है उसमें वो कुछ ना कुछ खामियां निकाले और ये बोल दे ईमेल पे 10, 15, 20, 25 दिन बाद कि सर दिस कॉल रिकॉर्डिंग एंड दिस नंबर डज नॉट बिलोंग्स टू एनी ऑफ आवर रिकवरी एजेंट and we don't do such activity. We follow all RBI guidelines. We are very sweet and sober, sir. Am I right? तो कस्टमर के राइट्स एंड अधिकार होते हैं, वो प्रैक्टिस तो करेगा ताकि फ्यूचर में वो सिक्योर रहे, वो अपने आप को डिफेंड कर पाए। अगर उससे आपको बुरा लग रहा है तो मैं फिर बोलूंगा आई डोंट केयर। मेरे को तो वो सब बातों से कुछ लगता ही नहीं, पर आपको नहीं लगता है भाई, लेकिन मेरा अधिकार है और मैं पूछूंगा। अगर आप बता नहीं पा रहे हो तो वी कैन नॉट प्रोसीड दिस कॉल। आप डिस्पोजिशन में आरटीबी डालो, रिमार्क में फंड इशू डालो, मल्टीपल डेब्ट डालो, बिजनेस लॉस डालो, जॉब लॉस डालो, सेटलमेंट आफ्टर 6 मंथ डालो, दैट्स इट। और कुछ? सेटलमेंट आफ्टर 6 मंथ। हाँ, रिमार्क में डालो, वो तो मैंने आपको भाईचारे में बता दिया, रिमार्क भी, नहीं तो वो भी नहीं बताता मैं, सिर्फ डिस्पोजिशन आपको बता देता, दैट्स इट। मुझे तो पता है आप आरटीपी डिस्पोज नहीं करोगे इसको, आप कॉल बैक डिस्पोज करोगे, आई नो। जब तक आपकी एजेंसी में केस रहेगा तब तक आप लोग इसको कॉल बैक फॉलो अप ही खेलोगे इसके साथ। एम आई राइट? सही बोल रहा हूँ ना भाई? नहीं, मैं बस आपसे सुनूंगा अभी। क्या सुन ही रहा हूँ आप सुन ही रहा है? बोल रहे हो ना भाई ऐसे मत कर, मैं आपसे सुनूंगा, ऐसे मत कर। देख ये कॉल ऑलरेडी जो है अच्छा खासा टॉक टाइम हो गया है, अच्छा खासा ड्यूरेशन 18 मिनट का ये कॉल हो गया है। 8 मिनट से ऊपर के जो भी कॉल होते हैं उसको क्वालिटी वाला सुनता है, ये कॉल भी क्वालिटी वाला सुनेगा, और ये कॉल के बेसिस पे आपका क्वालिटी स्कोर डिसाइड करेगा, और मे बी आपको फेटल दे सकता है, क्योंकि ये कॉल पे आपका कन्विंसिंग स्किल और रिबेटल्स 0 है। हाँ, तो कैसे आप उसको जस्टिफाई करोगे? थैंक यू सर। थैंक यू नहीं, दिस इज नॉट अप्रिशिएशन कॉल ब्रदर। पर आपसे बात करके तो मुझे बहुत अप्रिशिएशन मिला। हाँ मिला ना? नहीं है आपको मेरे से बात करके पता लगा होगा कि बीइंग ए टेलीकॉलर एंड एक कलेक्शन प्रोसेस में काम करके एक टेलीकॉलर बनने की क्या औकात है, ये तो मालूम पड़ा होगा आपको। ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगा। देखो मुझे तो पता है कि एक टेलीकॉलर जो बंदा जो कॉल सेंटर या टेलीकॉलिंग कर रहा है तो वो गधा मजदूरी कर रहा है, इसलिए वो तो मुझे पता ही है। टेलीकॉलर और कॉल सेंटर में जो काम करने वाले लोग हैं वो बेचारे मजबूर है ना भाई? अच्छी बात है। कौन चाहता है कॉल सेंटर में टेलीकॉलिंग में काम करे जाके, है ना? और इवन बोलूंगा कलेक्शन प्रोसेस में कौन चाहता है काम करे भाई, जहाँ पे लॉग आउट भी 10-10 बजे मिलता है रात के, और इवन रोटेशनल शिफ्ट रहता है कि संडे को भी आना पड़ेगा काम करने। ना तो कोई पीएल, ना तो कोई ईएल, ना तो कोई कॉम्प ऑफ, हाँ, ना तो कोई बराबर वीक ऑफ, हाँ, ना तो कोई हॉलीडे का वीक ऑफ, कुछ भी नहीं। गधा मजदूरी में लगे पड़े हो। तो टेलीकॉलिंग, कॉल सेंटर एंड वर्किंग इन ए कॉल कलेक्शन प्रोसेस, मैं समझता हूँ आप किस दौर से गुजर रहे हो भाई, आई अंडरस्टैंड ब्रदर। तभी तो आप गाली दे दिए। गाली नहीं दिया यार, वो तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है। क्या तेरी माँ का यार? हाँ तो उसमें गाली थोड़ी हुई यार, वो तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, क्योंकि आप बोल रहे हो कि मैं कंपनी से बात कर रहा हूँ, आप हवा में क्लेम कर रहे हो कि मैं कंपनी से बात कर रहा हूँ, तो मैंने उसका एग्जाम्पल दिया। मैं बोलूँ कि मैं आपकी माँ का यार हूँ तो आप मेरे को बाप बोलोगे क्या? एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। नहीं, अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। हाँ तो नहीं बोलोगे ना आप मेरे को बाप, आप उसकी जड़ तक जाओगे ना, अब मम्मी से पूछोगे ना लॉग आउट के बाद जाके, ये क्या ये मेरा बाप है? एम्प्लॉयड ही लोगे आप मम्मी से, हाँ, सब लोग है ना डिटेल, तभी तो बाप बोलोगे। हाँ सही बोल रहा हूँ ना भाई? जी।
सही बात है सर। और कोई सहायता करूँ आपकी पेमेंट के अलावा? पेमेंट का बता दीजिए अगर अभी सब हो गया रहेगा तो। पेमेंट के अलावा पूछा मैंने भाई, आपका एक्टिव लिसनिंग नहीं है क्या? आपको नहीं। पता है कॉल सेंटर में काम कर रहे हो अगर, तो आपका एक्टिव लिसनिंग होना बहुत जरूरी है। सर अगर आप जॉबलेस हो ना तो आप बताइए, मैं मेरे यहाँ बात करता हूँ आपके लिए। अब ऐसा लग रहा है कि आपको जॉब करना चाहिए सर। यार दे देंगे। बोलो, अगर आपको EMI नहीं भरने का बोला 20 तक दे देंगे। 18 में EMI भरो और 2000 खर्चे के लिए रख लो। नॉलेज आपका बहुत अच्छा है, इसके लिए मैंने बोला। एक अच्छा नॉलेज है ना? EMI भरने का एक जरिया दिया मैंने आपको। नहीं यार देखो, कॉल सेंटर तो मैंने 2014 में छोड़ दिया यार। कॉल सेंटर 2014 में छोड़ के मैं RM बन गया था IDFC बैंक में, वाह। फॉर बिल समझता ना, बिल एंड लैप। हाँ, तो अभी क्या हो गया सर? हाँ, तो अभी क्या हो गया, उसके बाद मैंने फिर बिजनेस स्टार्ट किया, तो वहीं से मेरे घोड़े लग गए। ओके। हाँ, फिर वापस जॉब कंटिन्यू करने का नहीं सोचा? नहीं देखो अभी कैसा है, सिस्टम ये हुआ है कि जो मैं बिजनेस कर रहा था ना, वो बिजनेस में फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हो गए कुछ। जो मेरा पार्टनर था वो पैसे लेके फरार हो गया भाई, ठीक है। ओके एक नेपालन के साथ भाग गया वो। जी। हाँ, तो वो 20-25 लाख रुपए का जो है गबन कर दिया है उसने। तो वहां पे भाई मैंने मार खाई है और कुछ नहीं, बस लाइफ में बस एक ही जगह मार खाई है, ट्रस्ट करके, भरोसा करके, दैट्स इट। तो उसके चक्कर में मल्टीपल डेप भी हो गया, जॉब भी चली गई, एक लोन के चक्कर में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आज 40 लाख का डिफॉल्ट हो गया। 40 लाख? हाँ जी, हाँ जी, बैंकों का और NBFCs का क्रेडिट कार्ड विद पर्सनल लोन 40 लाख का डिफॉल्ट, प्लस 25 लाख रुपए का बिजनेस में लॉस, जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुआ था। तो 60-70 लाख रुपए का अभी लोड है भाई अपने ऊपर, तो इसीलिए आपका पेमेंट भी नहीं हो रहा है। फिर आपने अभी क्या सोचा आगे? अभी देखो भाई, सोचा तो यही है कि पैसे का जुगाड़ करके, अरेंजमेंट करके, इसको 1 by 1 सेटलमेंट करवा के बाहर निकलेंगे इसमें। जैसा आपने बोला ना, जॉब मैं आपको लगवा देता हूँ अपनी कॉल सेंटर में, तो भाई 20,000 में तो आप भी समझते हो यार, 60-70 लाख रुपए का डेप्ट। बस क्या, मुझे लगा कि आप टेंशन में है तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। नहीं, टेंशन वेंशन तो कुछ भी नहीं भाई। देखो, टेंशन तो नहीं लेते दोस्त यार, टेंशन लेने वाले काम नहीं करने अपने को। 70 लाख रुपए के डेप्ट में मैं इतनी बात कर रहा हूँ, लग रहा है मेरे को टेंशन है कहीं? नहीं, अच्छी बात है, ये अच्छा है कि आपको टेंशन नहीं है। तो वो लटकने वाला काम नहीं करते ना भाई अपन। नहीं, ऐसी रहिएगा, अच्छी बात है ये। हाँ, तो इसको सेटलमेंट करवाएंगे सुफियान भाई, लेकिन टाइम जाएगा। ये समझ लो आप अप्रोक्सीमेटली ना भाई, ये जो फाइनेंशियल क्लोजिंग आ रहा है ना, JFM आ रहा है ना, JFM जी, ये JFM के बाद होगा जो भी होगा, मोर 4 to 6 मंथ जाएगा। हाँ, ओके सर, चलेगा। अगर हो सके, मैं रिक्वेस्ट तो नहीं करूंगा, अगर हो सके तो TL को बोल के मैनुअली ना ये केस पे DNC लगवा देना, अगर हो सके तो, समझे? नहीं, करवा दूंगा। हाँ, मैं इससे जहाँ तक जो हो सकता है मैं करवा दूंगा। चलो बहुत बढ़िया, DNC लगा देना, क्योंकि आपका TL फिर डेटा चर्न करेगा, फिर डेटा मैप करेगा डायलर में, तो वही बैक टू बैक कॉल्स, तो कोई मतलब नहीं है ना भाई मैन पावर लगा के। हाँ, इससे अच्छा आप दूसरे केस में काम करोगे, कम से कम स्टैब अमाउंट तो निकाल लोगे, सही बात है सर, है ना? आपकी सब बातें सही है। चलो सुफियान भाई, धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए, बहुत ज्यादा। ओके ब्रो, लीजिएगा आप। ओके ब्रो, बाय। ओके, टेंशन मत लीजिएगा। नो वरीज ब्रो, ठीक है ब्रदर, बाय। धन्यवाद, धन्यवाद, ओके बाय। ओके।